नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो के माध्यम से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने इस पुस्तक का एक छोटा सा भाग, जिसका नाम है प्रथम संस्करण का वक्तव्य, आज इसका हम अध्ययन करेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं। और इस वीडियो के ठीक बाद, यानी कि इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी, उसमें हम इसी टॉपिक से आपके लिए प्रश्नोत्तरी भी लाएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और अगली वीडियो के प्रश्न हल करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, या तो आपको ये पुस्तक, देखिए, जब आप इस पुस्तक को पहली बार पढ़ेंगे तो आपको पुस्तक बहुत ही नीरस लगेगी, क्योंकि पुस्तक जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आपको इस पुस्तक को पढ़ना बहुत टेढ़ी खीर है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ये मुश्किल हो जाएगा। तो इस पुस्तक को मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, साथ ही साथ समझाने का भी, क्योंकि मैंने इस पुस्तक को जब 3 से 4 से 5 बार पढ़ा है, तब जाके इस पुस्तक का जो सार है मुझे समझ में आया है। उसके बाद ये पुस्तक मुझे थोड़ा सी रुचिकर लगी है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल मुझे लगता था शुरुआत में इस पुस्तक को पढ़ना। तो दोस्तों, हम इस पुस्तक को एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इस पुस्तक को बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसकी रीडिंग प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस वक्तव्य में क्या बताएंगे, क्या बताएं। मैं आपको इसका सीधा सीधा मोटा मोटा सारांश बताता हूँ। तो आप देखेंगे कि बहुत समय पहले से ही हिंदी के कवियों और उनकी रचनाओं को ढूंढने और उन्हें सबके सामने लाने का काम बहुत पहले से हो रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो शिव सिंह सेंगर जी ने 1833 में कवियों का एक संग्रह तैयार किया, जिसमें उन्होंने कई कवियों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि इसके बाद कौन आए? जॉर्ज ग्रियर्सन आए, जिन्होंने 1889 में उन्होंने भी एक ऐसा ही बड़ा संग्रह बनाया, लेकिन उन्होंने इसको कविवृत संग्रह, मतलब इसमें केवल कवियों का विवरण दिया गया। आगे अगर बात करें तो जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है, उसने देखा कि देश में बहुत सारी पुरानी हिंदी की किताबें छुपे पड़ी हैं। उन्होंने, यानी उस संस्था ने सन 1900 से 1911 तक इन किताबों को ढूंढने का काम किया और सैकड़ों अज्ञात कवियों और उनकी रचनाओं का पता लगाया। अगर आगे बात करें तो 1913 में मिश्र बंधुओं ने इस जानकारी का उपयोग करके एक बड़ा संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें पुराने और नए कवियों दोनों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं इस वक्तव्य में कि उस समय हिंदी साहित्य के इतिहास को सबके सामने लाने की होड़ मची हुई थी। सब लोगों को, यानी किसी भी लेखक को, कवि को जहाँ से भी प्रयास बन पड़ता, वहाँ से वो उसका साहित्य का जो मैटर है वो इकट्ठा करने में लग जाता। ठीक है, जैसे आप अभी नाम भी इन्होंने बताया कि इन सभी ने बहुत प्रयास किया। ठीक, और करता भी क्यों ना, क्योंकि होता क्या था कि जब हिंदी की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में शुरू हुई तो लोगों को लगा कि हिंदी साहित्य का एक क्रमबद्ध इतिहास लिखा जाना चाहिए। इसके लिए लेखक ने छात्रों के लिए एक संक्षिप्त नोट्स तैयार किया, रामचंद्र शुक्ल जी ने, और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का काम शुरू किया, ताकि सभी लोग इसे आसानी से समझ सकें। यही आप देखेंगे आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आपको बताएंगे आगे कि इस तरह से, क्योंकि देखिए, जब भी हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ एक विस्तृत रूप में सबके सामने आए। ठीक है, तो इसी को हम अब यहाँ पर समझेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। तो आपको ये ध्यान रखना है, शिव सिंह सेंगर ने कब करा था? 1833 ईस्वी में। जबकि आप देखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना कविवृत्त संग्रह कब निकाला था? 1889 में। ठीक,
अगर बात करें काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। अब आप देखते हैं, ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं कि कितने सालों में 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया, 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में, कितनी रिपोर्टों में, 8 रिपोर्टों में अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। तो ये जो तथ्य महत्वपूर्ण आप याद रखेंगे। आगे देखिए, सन 1913 में इस सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं, कौन कौन थे, श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवत संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, इन भागों में प्रकाशित किया। देखिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि किसने किसने, देखिए शिव सिंह सेंगर जी ने, जॉर्ज गिरसन ने, ठीक, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने भी इसका खोज देखिए कितने 13 सालों तक किया, 11 सालों तक। इसके बाद 13 में कौन आए, मिश्र बंधुओं ने इसी, यानी जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज हुई थी, ने खोज की थी, उसी खोज की सहायता से 1913 में एक बड़ा भारी कविवत संग्रह प्रकाशित कर दिया। ठीक है, कब किया था, 1913 में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आगे बात करें जरूरत पड़ क्यों रही थी, देखिए इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्ष की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के नाम से मात्र कवियों का विवरण देने से थोड़े ना हिंदी साहित्य का पुस्तक आपकी तैयार हो गई है। तो वही ये कह रहे हैं, सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। रामचंद्र शुक्ल जी ने इस बात की बहुत आलोचना की है कि जो भी लेखक या कवि हुए, उन्होंने केवल अपने इतिहास ग्रंथ को इस आधार पर बांट दिया, यानी इस आधार पर उसके खंड कर दिए, किस आधार पर, आदि मध्य पूर्व उत्तर, बस ये डालकर उसके खंड कर दिए, उसका कोई ठोस आधार भी नहीं बताया, आंख मूंद कर उन्होंने इसके खंड कर दिए, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। अब आगे देखें अगर हम, तो 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट्स तैयार किए हैं, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जिस समय में जैसी रचनाओं का समावेश उन्हें ज़्यादा मिला है, उन्होंने उस आधार पर उसका नामकरण किया है, और जैसे जैसे उनको रचनाएं मिलती गई हैं, उन्होंने अपनी इतिहास ग्रंथ को उस शाखाओं में बांटा भी है। ठीक है, हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया, अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने जा रहे थे,
तो उनके सामने इतनी सामग्री पड़ी थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि कितनी सामग्री, क्योंकि जो उपयोगी भी थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना अति आवश्यक जान पड़ता है। उन्होंने कहा इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसमें थोड़े का उल्लेख कर देना बहुत है बस। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो वो आगे आपको बताएंगे कि हिंदी के पुराने समय को कैसे बांटा गया है, ये बताया जा रहा है इसमें, आगे आपको बताया जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस समय किसी खास तरह की कहानियाँ कविताएं सबसे ज़्यादा लिखी गई हैं उस समय को उसी के आधार पर नाम दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी का अनुसरण किया है। जैसे अगर किसी समय में वीरों की कहानियाँ सबसे ज़्यादा लिखी गई हैं तो उस समय का नाम वीर गाथा काल रखा गया है। ये रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बता रहा हूँ आपको। अगर एक उदाहरण भी लीजिए तो हिंदी साहित्य में आदिकाल के नाम के समय को वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि उस समय वीरों की बहादुरी की कहानियाँ लिखी जाती थी। इस समय की कुछ प्रसिद्ध किताबें थी जैसे कि विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब। इनमें क्या होता था कि इन किताबों में राजा महाराजाओं और वीरों की लड़ाइयों और बहादुरी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए समय को वीरों की गाथाओं से भरा होने के कारण इसका नाम क्या रखा, रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। लेकिन अगर उनका ये कहना है कि और लेखकों की अगर बात करें तो उन्होंने अपना नामकरण उनके मन में जो आया है वैसे ही कर दिया है। ठीक है, अब देखिए भाई, हम पढ़ेंगे। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें वह परिमाण में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि ये सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7, 2 के कालक्रम में मिलती हैं तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। अब देखिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, मान लीजिए किसी काल में 5 तरह की रचनाएं मिलती हैं। पहली प्रकार की रचनाएं 10 मिली, दूसरे प्रकार की 5, तीसरे की 6, फिर तीसरे की 7, 5, चौथे की मतलब 5वें की 2। तो जिसकी सबसे ज़्यादा रचनाएं मिलेंगी उसी के आधार पर नामकरण किया जाएगा उस इतिहास ग्रंथ का, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो ही पहली बात। दूसरी बात, ग्रंथों की प्रसिद्धि को भी उन्होंने अपने ग्रंथ का नामकरण का आधार बनाया है। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग की बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाया करें। जब आप देखेंगे कि किसी एक प्रकार की रचनाएं बहुत सारी आपको मिल रही हैं तो उसके आधार पर ही नामकरण किया जाएगा, ना कि फुटकल कुछ 2-3 रचनाएं इधर उधर की मिल गई तो उन पर ध्यान नहीं उन्होंने दिया है। जिस प्रकार की रचनाओं की उनको आवृत्ति ज़्यादा मिली है उसी के आधार पर उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का नाम रखा है। ठीक है, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया। कौन कौन सी बातों का? एक तो आप देखेंगे कि प्रचुरता, यानी कि साहित्य की प्रचुरता कहा जा, रचनाओं की प्रचुरता कहा जा सकता है। दूसरी कहा गया ग्रंथों की प्रसिद्धि। ठीक है, 2 तथ्य आप याद रखेंगे कि रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों की प्रसिद्धि, इन 2 चीज़ों का आधार मानकर उन्होंने अपना काल विभागों का नामकरण किया है। अब देखिए दोस्तों, आगे अगर बात करें, यहाँ देखिए, आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा काव्य की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था।
साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। रामचंद्र शुक्ल जी का मानना ये है कि साहित्यिक किताबें तो उन्हें बहुत मिली, पुस्तकें भी बहुत मिली, लेकिन जैन धर्म की अगर बात करें तो उन्होंने अपने इतिहास में केवल किसकी बात की है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा, ठीक है, इस तरह की केवल रचनाएं मिली हैं। तो इन्होंने इसको साहित्य कोटि में नहीं रखा है, इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य में भी जैन साहित्य को स्थान नहीं दिया है। उनके हिसाब से, उनके आधार पर, उनके अगर हिसाब से चलें तो साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। कौन कौन सी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है, ये हैं। और अगर बात करें देश भाषा काव्य की पुस्तकें, उस समय की बोलचाल की भाषा थी देश भाषा काव्य, तो उसकी 8 पुस्तकें प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, ठीक है, इनको इन्होंने माना है। आप याद रखेंगे साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं और देश भाषा काव्य की पुस्तकें 8 हैं। अब देखिए, इन्हीं 12 पुस्तकों को की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देवरासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनैतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर इतनी और पुस्तकों की नामावली दी है। देखिए, मिश्र बंधु की अगर बात करें तो देखिए किसी भगवद गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, समंतसार, पत्ताली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ चौपाई और उवैस माला यानी उपदेश माला। इसमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, मतलब नंबर 1 जो भगवद गीता वो तो बहुत पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी इस भाषा से स्पष्ट है। अब देखिए दोस्तों, आगे एक पद भी आपको दिया हुआ है। तेह दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊ। यदि हम इसके अर्थ की बात करें दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मन को हरि यानी भगवान के नाम और भक्ति में लगाना चाहिए। सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, गुरु के चरणों का स्मरण करना चाहिए। अगम अपार है जाकर नाऊ, क्योंकि गुरु ही हमें अनंत और अपार ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का दायित्व देख कर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देख कर ही अवधि या बैंसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, यदि वे उद्धत पद्यों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना, ठीक है। अब रही शेष 9 पुस्तकें, उनमें से 2, 7, 9, 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर 2, 7, 9, 10 की बात करें तो ये 2, 7, 9, 10 ये जैन धर्म की रचना है, यानी जैन साहित्य है ये, ठीक है, जैन साहित्य है। अब देखिए, और साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, क्योंकि जैन साहित्य में साहित्य की कोई बात ही नहीं की गई, केवल जैन धर्म को ही उसका प्रचार प्रसार किया गया है। नंबर 6 योग की पुस्तक है। नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के ज्योनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों के नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखिए आगे दोस्तों, अगर बात करें तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी आगे देखिए भक्ति काल और रीति काल की कविताओं के बारे में बात इसमें बताएंगे आपको।
भक्ति काल में उनका मानना था कि दो तरह की कविताएं लिखी जाती थी, जिसमें भगवान राम और कृष्ण की भक्ति की बात होती थी, और दूसरी वो शाखा थी जिसमें ज्ञान और प्रेम की बातें होती थी, जो सूफी शाखा बोली जाती थी। रीतिकाल में ऐसी कोई साफ पहचान नहीं थी। इसलिए मतलब जो रामचंद्र शुक्ल जी है वो कह रहे हैं कि अगर हम समय के हिसाब से या सिर्फ कवियों के नाम के आधार पर कविता की शाखाएं बांटेंगे तो यह सही नहीं होगा। पहले नामकरण और कविताओं की जो शाखाएं बांटी जाती थी वो बिना किसी तर्क पर ही बांट दी जाती थी। कोई भी चीज़ बांटने के लिए ठोस कारण होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो पाठक है उसको समझ में आए कि ये शाखा किधर जा रही है, इसका क्या अर्थ है, ये शाखा किधर जा रही है, इसका क्या अर्थ है। कुल मिलाकर रामचंद्र शुक्ल जी ये समझा रहे हैं कि साहित्य को सही तरीके से समझने के लिए हमें ध्यान सोचना चाहिए, उसे लिखने के लिए भी बहुत गहन अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, और उसको बांटने के लिए उसका बहुत अच्छा तर्क होना चाहिए। ऐसा आप आगे पढ़ेंगे। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए इसे पढ़ते हैं। एक ही काल और एक ही कोटि के रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले दो काव्य धारा निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की दो दो शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गयी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठाओं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई हैं। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषता अच्छी तरह दिखाई भी गई है और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। अब आगे आप देखेंगे, रीति काल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला है। उन्होंने जब देखा कि जितने भी रचनाएं हैं उनमें रीतिकाल का जो उपविभाग किया गया उसका कोई ठोस आधार उन्हें नहीं मिला है। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना इतिहास विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। ठीक, अब आगे अगर बात करें, देखिए अब आगे रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास पर किताब लिख रहे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। उन्होंने रीतिकाल के कवियों के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं की है। उनका मुख्य लक्ष्य यह है कि वे हिंदी साहित्य का एक सही और साफ इतिहास बनाएं, क्योंकि पहले इतनी मतलब किचपिच, इतनी हौच पौच हो चुकी है कि उनको बस ये लग रहा है कि हिंदी साहित्य का एक साफ सुथरा इतिहास बनाया जाए। उन्होंने कुछ कवियों की जानकारी मिश्र बंधु विनोद नाम की किताब से ली है और कुछ कवियों के बारे में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, आगे आप देखेंगे, वे कुछ कवियों की विशेषताओं पर अपनी राय भी दे रहे हैं, लेकिन वे किसी कवि के बारे में पूरी आलोचना करने से डर रहे हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी देखिए आगे आप ये भी पढ़ेंगे कि उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उनका ये मानना है कि आज के समय में गद्य का, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, इसका आना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव है, इसलिए उन्होंने इसके बारे में विस्तार से लिखा भी है। लेकिन आगे आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने कई लेखकों से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि वो जब अपनी रचना कर रहे थे, यानी कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे, तो कई लेखकों का नाम वो नहीं लिख पाए क्योंकि उनके पास सामग्री बहुत उपलब्ध थी। ठीक है, तो आप आगे यही सब देखेंगे कि उन्होंने यही समझाया है कि वे हिंदी साहित्य के इतिहास को सही ढंग से लिखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कई चीज़ें शामिल नहीं हो पाई हैं, उनके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आगे बात करें,
रीतिकाल के संबंध में दो बातें और कहनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है। जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ, तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतने ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी भी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में ही थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा, क्योंकि इनके पास सामग्री इतनी थी कि बहुत जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में भी बहुत कम विस्तार में लिख पाया हूँ, पर वहाँ भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया। यह अवश्य है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक भला मोल लेना ही समझ पड़ता था। पर जी ना माना, वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डटे डरते किया गया। ठीक, अब देखिए, आप आगे देखेंगे, वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली कवियों, लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से, विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है। इससे इसका जो रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। ठीक है, आगे बताते हैं कि आगे अगर कोई इसका प्रकाशन आएगा नया, तो उसमें इसका और विस्तार हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। कब निकला है ये? कब निकला था? तो 1929 जनवरी के महीने में निकल चुका था। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषता आदि और अंत में। आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और शारंगधर कृत हमीर रासो। हमीर रासो का पता नहीं, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य शारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। अब आप आगे देखेंगे, आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में ना रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। अब देखिए, मिश्र बंधुओं के प्रकार कविवत संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए। कहाँ से विवरण लिए हैं इन्होंने? तो मिश्र बंधुओं के
प्रकांड मिश्र बंधु विनोद से। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी हैं। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, कौन सी पुस्तक है ये देखिए, राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास की बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है। उक्त तीनों महान भावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक, क्या नाम है, पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को वे आजकल एक बदमाशी समझते हैं। ठीक, अब देखिए आगे रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई हैं उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। रामचंद्र शुक्ल, काशी, आषाढ़ शुक्ल 5/1986। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों ध्यान दें, इसी वीडियो के बाद जस्ट इसकी प्रश्नोत्तरी हम कराएंगे, उसमें आप ज़रूर भाग लीजिएगा और उनके प्रश्न ज़रूर हल करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।